A very good morning, students. So we have already discussed about one topic that why is AC curve and ABC curve is U-shaped. As we all know, the shape of the let us discuss all the shape of the all different types of curve. Total fixed cost curve, total variable cost, and total cost. Then we have discussed about the average fixed cost curve, average variable cost and average cost. The shape of total fixed cost is parallel to x-axis. Parallel to x-axis. And the shape of total variable cost and total cost is inversely S-shaped. Inversely S-shaped. ओके ये दोनों कॉस्ट कैसा होता है इन्वर्सली एस शेप का. एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व. एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर hyperbola. Okay, and the shape of average variable cost and average cost is U shaped. So, and I have also told you कि average variable cost and average cost ये दोनों ही cost U shape का होता है due to law of variable proportion. और in this topic today we will discuss why is average variable cost and average cost is U shaped and why it is U shaped. There is a reason कि average variable cost और average cost U shape का होता है because of law of variable proportion. We will explain this answer. लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज होते हैं. फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात डिस्कस करी हुई है कि 3 फेजेस होते हैं. फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. लेट मी ड्रॉ अ रफ डायग्राम. फेज़ 1 में अगर हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट का शेप क्या होता है अगर आपको याद होगा तो एवरेज प्रोडक्ट जो है सबसे पहले वो इंक्रीज़ करता है फेज़ 1 में और वो इंक्रीज़ करता है फेज़ 2 तक. फिर वो मार्जिनल प्रोडक्ट से टच करता है. देन उसके बाद इट स्टार्ट डिक्रीजिंग बट रिमेन पॉजिटिव. एवरेज प्रोडक्ट का कर्व जो है सबसे पहले इंक्रीज़ करता है. देन इन द सेकेंड फेज इट इंटरसेक्ट विद द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एंड आफ्टर इंटरसेक्टिंग विद MP इट स्टार्ट्स फॉलिंग बट रिमेन कॉन्स्टेंट. एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. इसके पीछे क्या रीज़न है? एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है क्योंकि कोई ना कोई लेबर अगर फैक्ट्री में आया है काम करने के लिए तो वो बहुत कम ही यूनिट मनी प्रोड्यूस करेगा लेकिन प्रोडक्शन कभी भी रुकेगा नहीं. एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. हर एक वेरिएबल इनपुट यानी कि हमारे केस में एग्जाम्पल के केस में क्या था लेबर. हर एक लेबर कितना प्रोडक्शन करेगा. तो अगर लेबर है तो प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो होता रहेगा. इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ करता है बट कभी भी ज़ीरो टच नहीं करता. ओके नाउ अगर ये तो हो गया एवरेज प्रोडक्ट की बात. अब हम बात कर रहे हैं कि AC का कर्व U शेप का क्यों होता है एवरेज कॉस्ट का. और एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही U शेप होता है. ये कर्व इसलिए U शेप होता है क्योंकि जैसे जैसे हम अपने एक लेबर की प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ करते रहते हैं. जब एक लेबर प्रोड्यूस कर रहा था तो मान लेते हैं प्रोडक्शन कितना था 10 था है ना. तो उसके ऊपर कॉस्ट जो उसका कॉस्ट लग रहा होगा उस लेबर का खर्चा हो रहा होगा एवरेज कॉस्ट किसी एक प्रोडक्ट का. क्योंकि एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन होती है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट. पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मतलब किसी एक कॉमोडिटी पे कुल मिला के कितना एक्सपेंसेस आया कितना खर्च आया लेबर कॉस्ट बनाने पे. किसी एक प्रोडक्ट पे कितना वेरिएबल खर्चा आया. तो जब एक लेबर की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होगी यानी कि उसकी एक लेबर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले वो 4 प्रोडक्ट बना रहा था फिर 5 बनाया फिर 6 बनाया फिर 7 बनाया. तो वैसे वैसे उस एक प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा भी क्या होता रहता है डिक्रीज़ होता रहता है कम होता रहता है. तो जैसे जैसे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है.
जिस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि एक लेबर की पर पर यूनिट वेरिएबल इनपुट का प्रोडक्शन जो है, आउटपुट जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। एक लेबर की कैपेसिटी जहाँ सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम लगता है। इसलिए जहाँ पे एपी अपने मैक्सिमम पे होता है वहाँ पे एवरेज कॉस्ट का कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी घटने लगती है, जैसे जैसे ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व हो गए, अब 4 की जगह 5 लेबर आ गए, 6 लेबर आ गए, लेबर की क्वांटिटीज़ बढ़ गई, वैसे वैसे प्रॉब्लम होने लगती है फैक्ट्री में काम करने के लिए। ये क्यों डिक्रीज़ होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज़ होता है क्योंकि जो है अब हमारी जगह तो लिमिटेड है, फैक्ट्री का एरिया फिक्स वेरिएबल जो लिमिटेड है, तो उसी लिमिटेड जगह पे जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो लोगों की प्रोडक्शन एक लेबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी जो है वो कम हो जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कम हो जाती है तो उस पे होने वाला कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, देखो आप उसका एवरेज कॉस्ट का शेप कैसा बना, यू शेप का बना। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होता रहेगा। जहाँ एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे होगा वहाँ पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। देन एवरेज प्रोडक्ट विल स्टार्ट फॉलिंग एंड एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि अब एक लेबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है, यानी कि एक आउटपुट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है, इसलिए एवरेज कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कैपेसिटी कम हो रही है, कॉस्ट बढ़ रहा है, कैपेसिटी ज़्यादा है तो कॉस्ट एकदम कम है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दी यू शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट। दिस ऑल्सो आई हैव सेंड यू द नोट्स, हियर इट इज़ रिटन कि स्टेज 1 में क्या हो रहा था। In the first stage of variable proportion where AP increases leading to decrease in AC, जहाँ फर्स्ट स्टेज में AP इंक्रीज हो रहा था वहाँ पे AC डिक्रीज हो रहा था। एंड इन द सेकेंड स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट ड्यू टू विच AC इज एट इट्स मिनिमम। जहाँ एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे है वहाँ पे एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे है। इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर एक लेबर की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, एंड इन द थर्ड स्टेज व्हेन AP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यू कैन सी इन द थर्ड स्टेज AP जो है जब डिक्रीज होने लगा था तो क्या हो गया था? अल्टीमेटली जब AP डिक्रीज होने लगा था, यानी कि हर एक लेबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई थी, इसकी वजह से हर एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्च बढ़ गया था, कॉस्ट बढ़ गया था। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दी यू शेप ऑफ AC कर्व। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। इफ नॉट देन गो टू द वीडियो अगेन एंड अगेन। In the previous video which I have sent, part 6 of the cost chapter, there I have told you कि MC कर्व क्या होता है, एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि MC कर्व के बिलो जितनी भी एरिया लाई करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि शेप ऑफ द MC कर्व होता है किसकी वजह से? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना इंक्रीज़ हो रहा है इसके थ्रू ही हमें मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू पता चलती है। एक एडिशनल यूनिट बनाने पे कितना एडिशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा, वो वैल्यू होता है मार्जिनल कॉस्ट का। नाउ ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सम समरी ऑफ द चैप्टर एंड समरी फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने कितने टाइप के कॉस्ट पढ़े हैं? 6 टाइप के कॉस्ट पढ़े हैं। इन 6 टाइप के कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मैंने जो है मेथड भी बताया है आपको, स्केड्यूल भी बताया है एंड कर्व भी बताया है विद डेफिनेशन। एक बार हम लोग इसका समरी बनाते हैं, एक जगह पे सारे फॉर्मूला को लिख के कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमें सारी चीज़ें याद हैं। फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद कि मैंने बताया था जब ज़ीरो आउटपुट होता है, यानी कि आप प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे होते हो, उस टाइम पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट अगर ज़ीरो है तब भी कोई ना कोई फिक्स खर्चा होता रहेगा, फिक्स कॉस्ट रहेगा, और वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए जब TFC में वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है उसे ऐड करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट के ही इक्वल आएगा। ओके, एंड एट 1 यूनिट मीन्स अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, कोई एक यूनिट भी अगर प्रोड्यूस होता है, उस 1 यूनिट पे, सिर्फ 1 यूनिट की बात हो रही है, अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन तीनों की वैल्यू सेम होती है। अगर आप इसको अपने स्केड्यूल से भी देखोगे कि जब 0 यूनिट्स थे, 0 यूनिट्स पे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों की वैल्यू कितनी थी, 40 थी। और 1 यूनिट पे हम देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट भी 60 है, मार्जिनल कॉस्ट भी 60 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी, ओके, सेम वैल्यू होती है। नाउ अगर फॉर्मूला की समरी बनाएंगे, अभी तक हम लोगों ने टोटल कॉस्ट पढ़ा। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। एवरेज कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। हर एक यूनिट कितना प्रोड्यूस हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट अगर कर देंगे तो भी वो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ओके। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। एवरेज कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करके भी निकाल सकते हैं, और यहीं से ये वाला फॉर्मूला भी आया। एवरेज टोटल कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट, अगर आप ATC बोलो या AC बोलो बात तो सेम है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो अगर हमें यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालना है तो हम ये आउटपुट और एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। नाउ टोटल फिक्स कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो वो एवरेज कॉस्ट में से एवरेज वेरिएबल माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से मिला हमको, यहाँ से मिला, ठीक है, क्योंकि AC इज इक्वल्स टू AFC और ABC होता है। तो यहाँ पे लिखा है अगर AFC निकालना है तो AC में से ABC को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो उसके बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट करके भी निकल सकता है, सेम फॉर्मूला है। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TVCN माइनस TVCN-1। TVC की वैल्यू अगर नहीं दी होती है क्वेश्चन में तो मार्जिनल कॉस्ट हम टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N-1 करके भी निकाल सकते हैं, ओके। टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N-1 की वैल्यू करके भी निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का एक और भी डेफिनेशन है, अगर हम टोटल वेरिएबल से निकाल रहे हैं तो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, और अगर हम टोटल कॉस्ट के थ्रू निकाल रहे हैं तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट अगर दिया है तो आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों ही मेथड से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। आपके 11th के सिलेबस में, आपके 11th के कोर्स में अभी इस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं इसके ऊपर कि जितना भी आउटपुट दिया है, अभी तक मैंने जितना भी एग्जाम्पल में भी आउटपुट कराया है, आउटपुट की वैल्यू को हमेशा कॉन्टिन्यूसली 0 1 2 3 4 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखाया है, ओके। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब है कि लगातार नंबर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग इस वाले मेथड से या ऊपर वाले इस वाले मेथड से ही निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू। अगर कभी फ्यूचर में कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, क्वेश्चन टफ करने के लिए, या आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलता है उसमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू, उसका जो आउटपुट है वो सीरियल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, आउटपुट 3 के बाद आउटपुट 10 दे दिया है, इस तरीके से अगर दिया हुआ है आउटपुट, तब आप यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन आउटपुट या चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट। फिलहाल जो है अगर सीरियल ऑर्डर में होता है नंबर तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला TVCN माइनस TVCN-1 TCN माइनस TCN-1 वाला फॉर्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई वांट यू ऑल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस विथ मी
देन आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, उसको आप अपने आप से प्रैक्टिस करना। आपके बुक में, आपके संदीप गर्ग के बुक में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप अपने साथ प्रैक्टिस करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन सेंड मी ऑन माई ग्रुप। ओके, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। So, in this question, we have to find out average variable cost ABC and marginal cost at each level of output. इस क्वेश्चन में हमें ABC और marginal cost MC फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या ऑलरेडी चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट 0, 1, 2, 3 एंड इसका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट में तो TFC भी गिवन है और TVC भी गिवन है। तो कितना गिवन है TFC और कितना गिवन है TVC, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी बताया था कि एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ ज़ीरो लेवल आउटपुट होता है वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। देन अगर टोटल कॉस्ट की वैल्यू 60 है तो टोटल वेरिएबल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू भी कितनी होगी? 60 होगी। ठीक है, एक बात और हमें पता है ऑलरेडी कि फिक्स कॉस्ट कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है। तो 0 पे अगर 60 है तो 1 पे भी 60, फिर 60, फिर 60, हर जगह ये 60 रहने वाली है। तो अब बताओ आप कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना इजी हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लेंगे। ओके, टोटल कॉस्ट में से 100 में से 60 गया 40, 130 में से 60 गया 70, 150 में से 60 माइनस करेंगे बचेगा 90। ओके, अब हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। TVC की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल ली है, डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो हम डिवाइड कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा। 0 को डिवाइड नहीं करते हैं तो यहाँ पे डैश कर दिया। 40 डिवाइडेड बाय 1 वैल्यू कितनी हो गई? 40। 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 90 डिवाइडेड बाय 3 30। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट निकालना है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आई एम सो सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एडिशन हो रहा हो इससे भी निकाल सकते हैं और टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हो रहा है उससे भी निकाल सकते हैं। एक एडिशनल आउटपुट लगाने पे आप देख लो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है, तो हम लोग TVC n-1 करके भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 0 के पहले हमें नहीं पता क्या वैल्यू, इसको तो माइनस नहीं कर सकते हैं। 40 माइनस 0 40, 70 माइनस 40 30, देन 90 माइनस 70 20। अगर आप चाहो तो टोटल कॉस्ट से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग 60 को किससे माइनस करेंगे नहीं पता। 100 माइनस 60 40, 130 माइनस 100 30, 150 माइनस 30 20। आप चाहे टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट करिए या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, योर आंसर विल बी सेम। ओके, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों कैलकुलेट हो गया और क्वेश्चन में यही दोनों पूछा था। इन दोनों कॉस्ट को निकालने के लिए हमें TFC और TVC भी कैलकुलेट करना पड़ा था, जो कि TC की हेल्प से हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। आप TFC तभी निकाल पाओगे जब आपको ये बात पता होगी कि ज़ीरो आउटपुट पे ये जो 60 है वो TFC के बराबर होता है 60, तभी आप यहाँ पे 60 60 60 लिख पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज a firm is producing 20 units at this level of output। एक फर्म है जो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन लिखती है हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आउटपुट कितना है? 20 यूनिट्स है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्टली, देन वी विल राइट ऑल द डिटेल्स विच आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन।
अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि 20 लेवल आउटपुट पे टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 40 एंड 37. ओके, एवरेज टोटल की वैल्यू दी हुई है 40, एवरेज वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है 37. वी हैव टू फाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ दिस फर्म. इस फर्म का टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है. देखो, आउटपुट है अगर 20, तो इसी 20 आउटपुट पे एवरेज टोटल कॉस्ट यानी AC की वैल्यू दी हुई है 40 रुपीज़ और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है 37 रुपीज़. ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है. पहले वाले के लिए ये पहला वाला वैल्यू, सेकेंड वाले के लिए सेकेंड वाला वैल्यू. ठीक है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है. अच्छा, एवरेज कॉस्ट से क्या हम टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं? बताइए. या ऐसा करते हैं, हमारे पास एवरेज कॉस्ट भी है, एवरेज वेरिएबल है, तो क्यों ना फाइंड करा जाए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है? एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, 40 माइनस 37 किया तो AFC की वैल्यू आ गई कितनी? ₹3. फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 3. फिक्स कॉस्ट की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजिली. ओके, सो हाउ वी विल कैलकुलेट यू. अगर AFC की वैल्यू है 3 तो TFC की वैल्यू क्या होगी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना फॉर्मूला कि अगर AFC की वैल्यू है 3 तो TFC की वैल्यू कितनी होगी? TFC निकालने के लिए AFC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट. और कौन से लेवल ऑफ आउटपुट का आंसर चाहिए हमें? 20 का. सो वी विल डू दैट. व्हाट वी विल डू, यहाँ पे AFC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट कर देंगे. AFC इज़ ₹3 और आउटपुट की वैल्यू है कितनी? 20. 3 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा? 60. ₹60. टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू आ गई कितनी? टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? ₹60. आंसर, दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, AFC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट कर देंगे. AFC की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3. आउटपुट बोला है कि बताओ एट दिस आउटपुट, यानी कि 20 आउटपुट पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 20 आउटपुट है तो 20 आउटपुट के लिए हम दोनों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आंसर आ गया. नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व बाय योर ओन. आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए उनको. देन टेल मी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. उससे पहले एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बीच में ब्लैंक रहता है तो आप उसे कैसे फिल करोगे. ओके, सो इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कहीं पे फिलअप नहीं है, यानी कि ब्लैंक है. इस ब्लैंक को हमें खुद से फिल करना है अकॉर्डिंग टू दी गिवन वैल्यूज़. ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है आउटपुट 1 है और अभी अभी मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी यहाँ पे कि अगर आउटपुट 1 होता है, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है. 1 यूनिट पे इक्वल होती है टोटल वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल एंड मार्जिनल कॉस्ट. तो अगर टोटल वेरिएबल 1 है तो अगर एवरेज वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा? एवरेज वेरिएबल 10. ओके, और टोटल वेरिएबल इससे पहले वाले यानी 0 आउटपुट पे 0 होगा. 10 माइनस 0 तो भी यहाँ आंसर आएगा कितना? 10. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते करते हमको याद हो जाएगा कि टोटल वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 1 पे 0 होती है और 0 पे ये सब भी डैश रहता है, कुछ नहीं फिल करते हैं क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं करते हैं. देन उसके बाद अगर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 6 है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि कितना आउटपुट है और कितना TVC है. MC की वैल्यू अगर 6 है यहाँ पे तो हमें पता है कि MC क्या होता है? TVC के डिफरेंस होता है. TVC में यहाँ पे क्या वैल्यू होगा कि इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 6 आएगा. आप बताओ, 10 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 16. इसका मतलब है TVC n माइनस 1, 16 माइनस 10, तभी तो यहाँ 6 वैल्यू आई. ठीक है, इस वैल्यू को निकालने के लिए 10 में 6 अगर ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा 16. अब 16 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि यहाँ आंसर 2 आना चाहिए था? TVC को कौन से आउटपुट से डिवाइड करें कि यहाँ 8 आए? 8 लाने के लिए हमें 16 को 2 से डिवाइड करना था
और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि किस नंबर से डिवाइड करने पे अगर आ रहा है तो 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 16 वैल्यू आए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16 वैल्यू आएगी। ओके, नाउ इतना तो फिल हो गया। फिर है थर्ड यूनिट पे, अगर थर्ड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 27। अगर थर्ड यूनिट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 27 है तो ABC निकालने के लिए 27 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 9, यानी ABC की वैल्यू निकल गई। और MC की वैल्यू निकालने के लिए 27 में से 16 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 11। ठीक है, यहाँ निकल गया। अब अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और अब यहाँ पे देखो फिर से ये नहीं पता हमें TBC, फिर से आउटपुट नहीं पता। 27 कौन से नंबर में से, इस कौन से नंबर में से 27 माइनस किया हुआ है जो कि यहाँ के 13 आया है, यानी कि इन दोनों नंबर का क्या डिफरेंस था कि 13 आंसर आया है। डिफरेंस निकालने के लिए 27 में से आप 27 में 13 को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा कितना 40। इसका मतलब 40 माइनस 27 MC की वैल्यू 13 मिली। ओके, और अगर आपको यहाँ पता है 40 तो 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि ये आंसर यहाँ पे 40 आए। ABC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट करने पे TBC निकलता है। 40 को लाने के लिए 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 40। ओके, इसी तरीके से क्लियरली एक एक वैल्यूज़ को देख के आप इसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करिए क्वेश्चंस। इसी टाइप के क्वेश्चन, फिलअप करने वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। इस चैप्टर की रिवीजन करो, जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी लेटर ऑन। ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास, और इसी के साथ साथ हमारा कॉस्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप you all are completing your notebook. Please do complete it and revise all the topics which I have taught you. Thank you.